नाम है अपनी साहू और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। ये सेल पार्ट 2 है। सेल पार्ट 1 पहले से चैनल पर अपलोडेड है जिसमें हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। पहले हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था। सेल का जो पार्ट 1 था जिसमें हमने पढ़ा था सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। सेल दो कैटेगरी के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। और इनकी इसके अलावा फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज विच आर मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं जैसे कि हम। और इसके अलावा हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि क्या सेल थ्योरी थी, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने दी थी। और इसके अलावा उन बाद में ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है लिविंग सेल ऑर्गेनल्स। सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं जिनके अपने अपने एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम होते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरी बॉडी में बताऊं तो ब्रेन का एक अपना स्पेसिफिक काम है, स्टोमक का एक अपना स्पेसिफिक काम है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरह इनके भी एक अपने अपने काम होते हैं जिसकी वजह से अगर एक इंजन में से अगर एक भी ना हो तो अगर हमारी पूरी बॉडी के एक एक सेल में कोई भी एक इनमें से ऑर्गेनल ना हो तो हमारी पूरी बॉडी का एक काम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और कुछ तो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनसे हमारी पूरी बॉडी का हमारा रहना भी लगभग इम्पॉसिबल रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो पहला सेल ऑर्गेनल्स का पहला टॉपिक होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी पतली सी लेयर होती है हमारे सेल के ऊपर जो सेल को प्रोटेक्शन देती है। ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके लिए पहले से एक न्यूट्रिशन वीडियो पहले से चैनल पर अपलोडेड है। अब कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। इस सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन इसको क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं। अब यहाँ पर अब जैसे कि हम प्रेजेंट में देख रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक हो रहा है। अब जो हम देखते हैं कि कोरोना हमने सुना है कि वो एक से दूसरे में वो अपने आप को डिवाइड बहुत जल्दी कर लेता है। तो यहाँ पर जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बाहर यहाँ पर कि एक अलग तरीके के कुछ चाबी जैसा कुछ ताले जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको कहते हैं हम EC2 रिसेप्टर। ये हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स के जो सेल्स होते हैं उन्हीं में ही होता है। ये एक तरीके का ताला जैसा होता है और यही हमारे ताला जैसा होता है। और जो कोरोना के अगर आपने कभी भी न्यूज़ चैनल्स में पिक्चर देखी हो तो उसके भी कुछ ऐसे बाहर निकले हुए एक पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो चाबी का काम कर देता है। वो यहाँ पर चाबी का काम कर देता है और पहले से ही ऐसे खुला हुआ होता है। और फिर जब ये कोरोना होता है तब ये इसको जाता है और इसको लॉक कर देता है। और ये जो हमारा ACDP रिसेप्टर था, AC2 रिसेप्टर, इसको लगता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे जैसे कि ये AC2 रिसेप्टर तो इसका काम ही यही है कि ये बहुत सी चीज़ों को एब्जॉर्व करता है। जैसे कि इसलिए इसको सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करता है। और जब कोरोना वायरस इसके अंदर आता है तो उसको लगता है कि जो कोरोना वायरस है एक तरीके का न्यूट्रिएंट है जो सेल को बेसिकली चाहिए होता है उसकी ग्रोथ के लिए। तो फिर यहीं से पूरा फंडस शुरू हो जाता है। कोरोना वायरस को लगता है कि जो ये हमारा AC2 रिसेप्टर होता है उसको लगता है कि कोरोना वायरस एक न्यूट्रिएंट है और ये कोरोना वायरस इससे जाके लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर जो AC2 रिसेप्टर था उसने ताले का काम कर दिया और जो कोरोना वायरस था उसने चाबी का। यहाँ पर वो लॉक हो जाता है और वो सेल के अंदर चला जाता है। अब हो गया यहीं से पूरा काम शुरू। अब जो कोरोना वायरस होता है जब हमारी सेल के अंदर जाता है तो ये एक से दूसरे और ये अपने बहुत सारे पूरे सेल को एक हाईजैक कर देता है और सेल के सभी कामों को रुकवा कर बोलता है कि तुम मेरी कॉपी बनाओ। और फिर वो एक सेल से हज़ारों सेल में कन्वर्ट हो जाता है। वो बहुत जल्दी सेल डिवीज़न करता है जिसकी वजह से पूरा सेल हाईजैक हो जाता है और फिर इसके वजह से फिर एकदम से
वो एक आप खुद सोच सकते हैं कि सेल ही कितना छोटा होता है, करीब 2 mm से लेकर 3 mm तक का। और फिर इस पे जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है इन दिस पिक्चर कि ये इतना बड़ा सेल है जिसके अंदर ये छोटा सा कोरोना वायरस है, मतलब ये सेल से भी कितना छोटा है, इस पिक्चर से अच्छी तरीके से विजिबल है कि ये यहाँ से जाता है और ये करोड़ों की संख्या में सेल डिवीज़न कर लेता है, और जिसकी वजह से सेल फट जाता है और ये पूरे ये जो कोरोना वायरस है पूरे बॉडी में पहुँच जाता है। और बस यहीं से ही पूरे बॉडी में जब ये पहुँच जाता है तब ये वापस एक सेल, ये कोरोना वायरस जो है एक फिर दूसरे सेल में जाता है, वहाँ पर डिवीज़न करता है और पूरे इसी तरीके से पूरी बॉडी हाईजैक हो जाती है। फिर आगे चल के फिर हमने इससे पहले ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि WBC इन्हीं बैक्टीरिया वायरसेस को मारने के लिए ही होती हैं। तो फिर WBC आती हैं और वो फिर अपना उनका स्पेसिफिक काम होता है, वो करती हैं जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये कोरोना वायरस को कैसे सेल के अंदर जाता है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं EC2 रिसेप्टर। ये इसको पूरी चीज़ को किसी भी न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन, हीलियम या किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है और पूरे सेल के अंदर जाने देता है। और इसी के वजह से ये जो लेयर है इसको हम सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके वजह से हम इसको कहते हैं सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है और इसके अलावा इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट। अब हम चलते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये पूरे सेल में अलग अलग तरीके से फैला होता है और इसी के अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, जिनके बारे में हम इसी वीडियो में आगे चल के पढ़ेंगे। वो सभी कुछ साइटोप्लाज्म के ऊपर होते हैं। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसी के वजह से वो जो ये साइटोप्लाज्म के वजह से ही वो सारे ऑर्गेनल्स उससे चिपके हुए होते हैं और फिर इस सेल में इंक्लोज रहता है और ये इस तरीके से केमिकल रिएक्शन भी इसी के अंदर होता है। और फिर इसी को साइटोप्लाज्म को ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना था हमारे इनर रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली वीडियो में। उसमें हमने देखा था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ से बनती है ATP जो आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से वहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था न्यूक्लियस, पर ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है जिसको हम अगली पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल का कुछ बहुत बड़ा फंक्शन तो हमारे ह्यूमन सेल में नहीं होता, पर जो एनिमल सेल में, पर जो प्लांट सेल जो होते हैं उनमें वैक्यूल का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो वैक्यूल होता है वो एक बहुत बड़ा एक होलो स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपको ये प्लांट सेल में दिख रहा होगा, कि ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं हम वैक्यूल। ये जो वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, जहाँ तक कि एनिमल सेल में इतना बड़ा नहीं होता। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत छोटा सा वैक्यूल होता है। अब वैक्यूल का काम क्या होता है? ये जो वैक्यूल होता है इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये पानी को स्टोर करके रखता है। फिर जब भी कुछ ज़रूरत हो तो ये पूरे सेल को पानी की सप्लाई यही करता है। तो वैक्यूल का बहुत बड़ा रोल एनिमल सेल में नहीं होता, पर हाँ इसका बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट सेल में। तो यहाँ पर वैक्यूल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्जी एपरेटस। जिसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसका मेनली काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में अक्सर अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, अलग अलग ऑर्गन में एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी जो जीभ है इसको एनर्जी की ज़रूरत है, और जहाँ तक कि अभी मैं चल नहीं रही हूँ, अभी मेरे हाथ नहीं हिल रहे हैं, इसके वजह से मेरे हाथों को या मेरे पाँव को कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मेरी पूरी बॉडी में सेम इक्वल एनर्जी रहेगी तो फिर मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊँगी। तो
ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसका मेनली काम क्या होता है कि जिस अंग को, जो आपके जिस बॉडी के जिस ऑर्गन को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उस पार्ट तक एनर्जी को सप्लाई कर देता है। तो यही गोल्जी बॉडी का सबसे बड़ा काम होता है। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है विच यू मे सी इन दिस इमेज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैक ऑफ सेल भी कहते हैं। जो लाइसोसोम होता है इसका काम होता है मॉनिटरिंग करना। ये पूरे बॉडी, ये जो सेल होता है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं विच यू मे सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और जो लाइसोसोम होता है ये एक सर्कल होता है, सर्कल लाइक स्ट्रक्चर। और ये हमारे पूरे बॉडी के, ये जो सेल के हर एक ऑर्गन को एक मॉनिटरिंग पावर, इसके अंदर मॉनिटरिंग पावर होती है और ये हर सेल को ऑर्डर देता है कि तुम ये काम करो, तुम अच्छे से। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है पावर, इसको हम पावर हाउस कहते हैं, उसका काम है पावर बनाना, उसको एनर्जी बनाना। तो उसको ये ऑर्डर देगा कि आप अच्छे से काम करो या आप एनर्जी बनाओ। तो मेनली इसका यही काम होता है। तो फिर ये रहा लाइसोसोम विच यू मे सी इन दिस पिक्चर वेरी नाइसली। लाइसोसोम के अंदर और भी बहुत कुछ पार्ट्स होते हैं विच इज़ नॉट एसेंशियल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कुछ ऐसा वुड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका काम होता है सेल डिवीज़न करने का। अब ये सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीज़न। अब जैसे कि हमने देखा कि एक सेल जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल बन जाता है। अब जो हाँ एक मिनट, यहाँ पे लाइसोसोम का एक टॉपिक रह गया, एक बात रहेगी कि जो लाइसोसोम है ये इसको सोसाइटल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी कुछ भी सेल में कुछ गलत हो जाता है या फिर कुछ काम, कोई भी ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है तो लाइसोसोम फट जाता है और पूरे सेल को खुद ही खा जाता है। तो जिसके वजह से इसको लाइसोसोम को एक सोसाइटल बैग कहते हैं। तो लाइसोसोम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है सेल को डिवाइड करना। अब अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी इंसान को कैंसर हो गया। अब वो कैंसर क्यों हो जाता है? कैंसर पूरी बॉडी में नहीं होता। कैंसर किसी भी हमारी पूरी बॉडी में किसी भी एक छोटे से ऑर्गन में होता है। जैसे कि किसी को ब्रेन कैंसर हो जाता है, किसी को लीवर कैंसर हो जाता है, और मतलब अलग अलग कैंसर, जैसे किसी को लंग कैंसर हो जाता है। उन कैंसर्स का मतलब ये है कि किसी का मतलब जो आपका सेल है, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम बहुत जल्दी सेल का रिपल कर रहा है, बहुत जल्दी सेल का डिवाइड कर रहा है, जिसके वजह से सेंट्रोसोम का बहुत जल्दी एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं, डिवीज़न हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जगह फूलने लगती है। और फिर अगर हर चीज़ एक सीमित एक लेवल तक ही सही होती है। अगर सेल ज़्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत, और सेल कम हो जाए तो फिर दिक्कत। तो ये सेंट्रोसोम के मेनली काम तो सेल डिवाइड करना ही होता है, पर इसके अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कैंसर कर देता है। और कैंसर का जो छोटा रूप होता है हमारा ट्यूमर। जो ट्यूमर होता है, अगर हमारी किसी भी बॉडी में छोटी मोटी अगर कोई भी गिल्टी हो जाती है, कुछ भी छोटा कोई भी स्ट्रक्चर, थोड़ा किसी भी खाल अक्सर थोड़ी फूल जाती है, तो वो उसमें ना ट्यूमर टाइप का हो जाता है। वो ट्यूमर को कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई डिसीज़ नहीं है हमारी पूरी बॉडी में, पर ब्रेन में ये बहुत बड़ा अगर ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो वो बहुत बड़ी डिसीज़ का रूप रख सकती है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी ट्यूमर हो जाए तो वो इतना बड़ा हमारे जैसे कि जानलेवा बीमारी नहीं होती है। तो सेंट्रोसोम का हमने समझ लिया कि सेंट्रोसोम का काम क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है हमारा पावर हाउस। ये माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है पावर हाउस। पावर हाउस जो होता है वो मतलब ये एनर्जी बनाता है। अब एनर्जी कैसे बनाता है? अब वो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब वो कैसे कि हमारे इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें प्रोटोप्लाज्म बना देता है सारी ATP,
राइट। और फिर वही एटीपी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज तो एनर्जी का ही दूसरा रूप होता है। तो फिर वो एनर्जी हमारी पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही पूरे सेल को एनर्जी मिलती है। सेल को एनर्जी मिलती है तो एक ऑर्गन को एनर्जी मिलती है, ऑर्गन को एनर्जी मिलती है तो वो अपने अच्छे से काम कर पाता है। अच्छे से काम कर पाता है तो हम अच्छे तरीके से एनर्जेटिक होते हैं और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे हमारे पूरे के एक एक सेल तक, तो हम कहीं पे हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं रहेगी और हम किसी काम में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी हमारी बॉडी में, सीधा तो इसका यही निकलता है मतलब। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है क्रेब्स साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल चलती है इसका क्रेब्स साइकिल की खोज करी थी अल्टमैन ने। ये जो अल्टमैन थे इन्होंने ये बोला था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलती है, और वो क्रेब्स साइकिल को हम पहले ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, पर हम एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल जो चलती है उसमें ये होता है कि जो 38 एटीपी होती हैं वो और जो हमारा प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है यही हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और फिर इस तरीके से इसी के वजह से ही हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब यही इसका मेन काम है जिसकी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब इसके बहुत सारे हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स होते हैं, पर इसका मेन जो काम है वो यही है कि यही काम है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब इसके क्रेस्टी होती है, मैट्रिक्स होते हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं जिनको हम आगे की वीडियोस में अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम से पहले हम पढ़ लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो हम एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम, राइबोसोम और हमारा न्यूक्लियस, इन तीनों को हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।